मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति का वो नाम थे जो बोलते बहुत कम थे, लेकिन जब बोलते थे तो मजबूती से बोलते थे। इस राजनीति ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के उन योगदानों को मामूली बना दिया जो देश की आर्थिक प्रगति में क्रांतिकारी साबित हुए। एक आदमी जिन्हें आज लेजेंड कहा जा रहा है, एक अच्छा इकोनॉमिस्ट कहा जा रहा है, मगर जब वो सत्ता में थे तब उन्हें एक रबर स्टैम्प प्राइम मिनिस्टर क्यों कहा जाता था? अगर वो इतने अच्छे प्रधानमंत्री थे तो साल 2014 में उनकी पार्टी सिर्फ 44 सीटों पर क्यों सिमट कर रह गई? क्यों उनकी वजह से सेंटर में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ? जब वो सत्ता में थे तब कहा जाता था कि उनकी लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी नहीं है, उनका डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं है और उनकी पॉलिसीज अच्छी नहीं है, और इन्हीं कारणों की वजह से उन्हें मनमोहन सिंह नहीं बल्कि मोहन सिंह कहा जाता था। मगर यहाँ सवाल एक ये आता है कि एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ आदमी किसी और का पपेट बनकर क्यों काम करेगा? क्या वो सच में एक अच्छे प्रधानमंत्री थे या उन्हें कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक पपेट के रूप में देख रही थी? साल 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का फादर कहा जाता है उन्हें, इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने वाला, इंडियन इकोनॉमी को पुनर्जन्म देने वाला। लेकिन यहाँ अहम सवाल ये है कि साल 1991 में भारत भुखमरी की कगार पर गया कैसे? 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत में इकोनॉमिक डिस्टेबिलिटी और बढ़ गई। उस समय भारत का फिस्कल डिफिसिट 53% था, जो कि 1980 में 12%, 1985 में 35% और साल 1990 आने तक 53% हो गया। भारत को उस समय 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा, जिसमें से 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड, बाकी का बचा हुआ 20 टन सोना यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में रखना पड़ा। उसके बदले भारत को केवल $400 मिलियन के फंड्स एलोकेट हुए, और जब फंड्स देने की बारी आई तो IMF ने एक और शर्त रख दी कि आपको अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ेगी हमारी कंपनीज के लिए, कि हमारी कंपनीज आपकी कंट्री में आए और वहाँ पे बिजनेस करें। अब आपको क्या लगता है कि उस समय भारत ने अपनी इकोनॉमी ओपन करी, वो एक मजबूरी थी या उनका एक स्मार्ट डिसीजन था? 1990 में भारत का फॉरेन रिजर्व केवल $1.3 बिलियन था और भारत के पास केवल 2 हफ्तों का तेल और खाना बचा था। लेकिन सवाल ये है कि भारत जो आजादी के समय जापान और चाइना से भी आगे था, $1 के बराबर था, वो इस भुखमरी की कगार पर कैसे आया? क्या सच हमसे छुपाया गया या झूठ को सच बनाकर तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने पेश किया गया? 1991 में आई भुखमरी की कड़ी हमें 1972 से जुड़ी मिलती है। 1971 वॉर के बाद भारत की इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई। उस समय मनमोहन सिंह को 1972 से 1975 के बीच फाइनेंस मिनिस्ट्री में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया गया। उनका काम था इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना, उन्हें रिव्यू करना और उन्हें इम्प्लीमेंट करना। और सबसे असमंजस की बात तो ये है कि उस दौरान इंदिरा गांधी की सरकार लोगों से 97% तक टैक्स वसूल करती थी। जी हाँ, आपने सही सुना, 97%। 1976 में उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बनाया गया। फंड्स किसको एलोकेट होंगे वो सब उनके हाथ में था, और इसी दौरान उन्होंने भारत को इम्पोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बना दिया। 1982 से 1985 के बीच मनमोहन सिंह को RBI का गवर्नर बनाया गया। RBI के गवर्नर का मुख्य काम है कि वो रिजर्व को मैनेज करे, लेकिन उनके कार्यकाल में भारत का फॉरेन और गोल्ड रिजर्व का ग्राफ तेजी से नीचे आने लगा, और उसी दौरान भारत का एक्सटर्नल डेट यानी कर्जा $70 बिलियन पहुंच गया, जो कि 1980 में केवल $23 बिलियन था। जो आदमी पिछले 20 साल से सत्ता के केंद्र में है और इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहा है, उसके रहते हुए भी भारत का कर्जा 200% से भी ज्यादा हो गया। 1990 में जब भारत $70 बिलियन के कर्जे में था, उस समय मनमोहन सिंह ने कांग्रेस के एक प्राइवेट NGO राजीव गांधी फाउंडेशन को 100 करोड़ रुपए डोनेट किए, जो आज की तारीख में लगभग 1100-1200 करोड़ रुपए होता है। भारत के पास उस समय केवल 2 हफ्तों का खाना और तेल था, लेकिन यहाँ पर देखो ये क्या चल रहा था। देश के हर व्यक्ति के जीवन को छुआ है, हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लेकर आए, और उनमें सबसे बड़ा फैसला था वर्ष 1991 का वैश्विक और आर्थिक उदारीकरण का फैसला। अगर आप 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में मनमोहन सिंह को क्रेडिट देते हो, तो उससे पहले आई भुखमरी की जिम्मेदारी आप किसे दोगे? जैसे किसी के इशारे पर राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड्स एलोकेट होते हैं, वैसे ही किसी के इशारे पर जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो साल 2004 में मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। साल 1999 से 2004 के बीच भारत की GDP सरप्लस में थी। 2006 और 2007 के बीच जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी भारत की GDP सरप्लस में ही थी, 10% से ऊपर भाग रही थी। जब भारत तरक्की की गति पकड़ रहा था, तब भारत को स्कैम्स के थप्पड़ पड़ते हैं। जब पूरी दुनिया टेलीकॉम इंडस्ट्री में आगे बढ़ रही थी, उस समय भारत में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, जो 1,76,000 करोड़ का था। ए राजा जो टेलीकॉम मंत्री थे, उन्होंने BSNL और सरकारी लाइन का यूज करके अपने टीवी नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस घोटाले को माना और 122 कंपनीज का लाइसेंस रद्द किया। इसके बाद साल 2012 में 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ। किस कंपनी को टेंडर मिला और किसने दिया और क्या था, इसका डाटा किसी के पास आज तक नहीं है। इस घोटाले में मनमोहन सिंह का कोयला मंत्रालय में हाथ पाया गया, और इसके बाद सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने 204 कंपनीज और ब्लॉक्स को बैन कर दिया। और इसके बाद आता है साल 2010 का कॉमनवेल्थ घोटाला, जो 70,000 करोड़ का था। जब भारत अपना स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया के सामने दिखा सकता था, उस समय इन लोगों ने 70,000 करोड़ का स्कैम किया। और स्कैम के कारण, फैसिलिटीज ना दे पाने के कारण दुनिया भर में भारत का नाम खराब हुआ। बहुत सारे घोटाले मनमोहन सिंह सरकार के नाम पर। आइए उस घोटाले पर एक नजर डालते हैं। आदर्श हाउसिंग स्कैम 900 करोड़ साल 2010। अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर स्कैम 350 करोड़ साल 2010। हसन अली हवाला स्कैम 91,000 करोड़। कैश फॉर वोट स्कैंडल 1 करोड़ पर हेड दिया गया ताकि यूएस के साथ हो रही न्यूक्लियर डील के खिलाफ वोट दे सके। मदन कोड़ा माइनिंग स्कैम साल 2009 400 करोड़ रुपए। उनकी मौत के बाद जो आज मीडिया उनकी पॉलिसीज और नीतियों की तारीफ कर रही है, उस समय मनमोहन की पॉलिसीज के नतीजे ये थे कि जीडीपी 10% से 4% पर आ गई। उस समय भारत का फिस्कल डिफिसिट 3.2 लाख करोड़ था, यानी घाटा। और उस समय डॉलर के मुकाबले रुपया 42 रुपए से 70 रुपए गिरा। और इन सब बातों को लाइमलाइट में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी का था। आम आदमी पार्टी की राजनीति ही मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी को गालियां देकर चमकी। भले बाद में दोनों एक ही रंग में रंग गए, और स्कैम की तो क्या ही बात करें। ये है मनमोहन सिंह की कुछ और उपलब्धियां। फर्जाइल 5 में इकोनॉमी को पहुंचाना, यानी दुनिया की 5 सबसे बेकार इकोनॉमी। इन्फ्लेशन 10% से भी ज्यादा हो गया। जीडीपी 4% से भी नीचे आ गई। 200% से भी ज्यादा कर्जा हुआ। और तो और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एकदम ही कम हो गया। ये तो मनमोहन सिंह के कुछ फाइनेंशियल ब्लंडर्स थे। आइए हम कुछ और बातों पर गौर करते हैं। मनमोहन सिंह मुस्लिम अपीजमेंट में भी पीछे नहीं रहते थे। उन्होंने कहा था, इस देश पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। क्या वो सिर्फ मुसलमानों के प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे? और तो और जब 26/11 आतंकवादी हमला भारत में हुआ, लगभग 200 लोगों की मौत हुई। सेना बदला लेने के लिए तैयार थी, लेकिन मनमोहन सिंह ने मना कर दिया। 2013 में जाते जाते मनमोहन सिंह ने आधे भारत को वक्फ के हवाले सौंप दिया। टोटल 10 साल के उनके कार्यकाल में 6,210 आतंकी हमले हुए, जिसमें 8 से 10,000 लोग मारे गए। वो सियाचिन ग्लेशियर भी चाइना को देने वाले थे, जिसकी वजह से आर्मी तख्ता पलट करने वाली थी। पाकिस्तान के फौजी भारत के फौजियों का सर धड़ से अलग कर उनके सर से फुटबॉल खेल रहे थे। और यहाँ मनमोहन सिंह पाकिस्तान के बैंक का एक ब्रांच भारत में चला रहे थे। चाइना भारत के अरुणाचल प्रदेश में 19 किलोमीटर अंदर तक घुस चुका था, और उसके ऊपर मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत का हर तरह से बेड़ा गर्क किया, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, मॉरली और कल्चरली, उस आदमी को आज मरने के बाद लेजेंड बताया जा रहा है।